हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ डॉक्टर नूरजहां और मैं आज आपको अंतर्राष्ट्रीय लॉ में अंतर्राष्ट्रीय विधि में हस्तक्षेप के उचित तरीकों पर बात करूंगी। और इससे पूर्व की चर्चा में मैंने आपको बताया था कि प्रोफेसर स्टार्क हैं, ब्रेली हैं, ओपनहेम हैं, उन्होंने हस्तक्षेप के कौन कौन से उचित कारण बताए थे। उन कारणों के बाद 6 बिंदु आपके सामने लिखे गए हैं और इन्हीं 6 बिंदुओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून हस्तक्षेप को उचित मानता है। और इन उचित कारणों में इनका जो फर्स्ट बिंदु है वो है मानवीयता। प्रोफेसर ग्रोसियस बैटल वेस्टलैंड ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने ये कहा है कि हस्तक्षेप अगर मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है, मानवीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, मानवीय अधिकारों को प्रोटेक्शन देने के लिए किया जा रहा है, तो हम उसे उचित मानते हैं। अर्थात जहां मानवीयता की रक्षा की बात होगी वही हस्तक्षेप उचित है। और आजकल ये मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा की बात जो येन केन पराकेन हर जगह हमें सुनने को मिलती है, वो यही मानवीयता का बिंदु है। अतः अगर एक देश दूसरे देश पर हस्तक्षेप करता है और उसका आधार मानवीयता है तो वह उचित माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें कि अगर एक देश के नागरिकों के किसी एक देश के विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय से संबंधित नागरिक के बीच में अगर कोई विवाद है और उस विवाद को लेकर अगर कोई दूसरा देश हस्तक्षेप करता है तो वो हस्तक्षेप उचित माना जाता है। इसे हम मानवीयता का आधार कहते हैं। मैं दूसरे आधार पर बात करती हूँ, वो है आत्मरक्षा के लिए किया गया हस्तक्षेप। आत्मरक्षा के लिए किया गया हस्तक्षेप उचित माना जाता है। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 51 में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। इस वर्णन के अंतर्गत ये बताया गया है कि सुरक्षा परिषद को अगर लगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शांति और सुरक्षा भंग की जा रही है, तो इस प्रत्युत्तर में आत्मरक्षा के लिए जो कार्यवाही की जाएगी वो कार्यवाही उचित मानी जाती है। बिना विलंब के ये कार्यवाही की जाती है। इसे हम आत्मरक्षा का कारण मानते हैं। इसके अंतर्गत मैं तीसरी बात आपको बताना चाहूँगी कि संधियों को बलपूर्वक लागू करना। संधियों को बलपूर्वक लागू करने से तात्पर्य है कि एक राज्य दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का उस समय अधिकारी हो जाता है जब उनके बीच की गई संधियों की अवहेलना होती है। अर्थात अगर राज्यों के मध्य की गई संधि की अवहेलना अगर कोई एक राज्य या कई राज्य करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। और इस कार्यवाही में उचित कारण ये माना जाता है कि संधि के माध्यम से राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता को संधि की शर्तों के साथ स्वीकार किया है। अगर वो उन संधियों को नहीं मानते हैं, किसी संधि को नहीं मानते हैं, तो संधि में संलग्न दूसरे राज्य जो हैं वो उसे बलपूर्वक उस संधि को लागू करने के लिए कार्यवाही करते हैं। उस कार्यवाही को हस्तक्षेप का उचित कारण माना जाता है। मैं अपनी चौथी बात पर आती हूँ, वो है शक्ति संतुलन के लिए हस्तक्षेप। शक्ति संतुलन के हस्तक्षेप की जो ये स्थितियाँ हैं वो 17वीं शताब्दी में आरंभ मानी जाती है। यूरोपियन जो देश थे उन देशों ने इस शक्ति संतुलन के हस्तक्षेप की अवधारणा का उदय किया। उन्होंने ये बताया
उन्होंने 1916 के वियना कांग्रेस, 1816 के वियना कांग्रेस, 1856 की पेरिस संधि, 1875 में 1875 और 1913 की संधियों में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर शक्ति संतुलन के लिए कोई हस्तक्षेप किया जाता है तो वो हस्तक्षेप उचित माना जाएगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए उन राष्ट्रों ने आपस में सहमति स्थापित की कि शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नियंत्रित करने का मुख्य अवयव है। अतः शक्ति संतुलन के लिए जो राज्य हस्तक्षेप करेंगे वो उचित माना जाएगा। मैं अपनी सेकेंड लास्ट बात पर आ जाती हूँ, वित्तीय विषयों के लिए हस्तक्षेप। वित्तीय विषयों के हस्तक्षेप से तात्पर्य है यदि किसी देश की आंतरिक दशा खराब हो जाती है तो आर्थिक सहायता देने वाले देश उसके आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करते हैं। यह है वित्तीय हस्तक्षेप। इस तरह का जो हस्तक्षेप किया जाएगा वो उचित माना जाता है। उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं कि इंग्लैंड व फ्रांस ने इंग्लैंड और फ्रांस का मिश्र ऋणी था, कर्जदार था। उसके कर्ज को वसूलने के लिए ब्रिटेन ने और फ्रांस ने उस पर जो कार्रवाई की वो उचित हस्तक्षेप माना जाता है। इसके अंतर्गत मैं अंतिम बात पर आ जाऊं, गृह युद्धों में हस्तक्षेप। गृह युद्धों में हस्तक्षेप से तात्पर्य कि किसी देश में आंतरिक विद्रोह होने पर पड़ोसी राज्यों पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है और अपने इस प्रभाव के जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव न पड़े, इसके लिए जो हस्तक्षेप किया जाएगा वो उचित हस्तक्षेप माना जाता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो हस्तक्षेप के उचित कारण बताए गए हैं, मैं उन्हें दोबारा 6 बिंदुओं के रूप में आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। पहला हो जाता है मानवीयता के आधार पर, दूसरा आत्मरक्षा के लिए, तीसरा संधियों को बलपूर्वक लागू करना, शक्ति संतुलन के लिए, वित्तीय विषयों के लिए और गृह युद्धों में हस्तक्षेप करना। ये कॉजेज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार उचित माध्यम माने जाते हैं हस्तक्षेप के। इसी के साथ हस्तक्षेप के उचित कारण की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है और अगली हेडिंग के रूप में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हस्तक्षेप के सिद्धांत कौन कौन से हैं। जैसे मुनरो सिद्धांत है, ब्रेजनेव सिद्धांत है, आपके इस तरह से कुछ सिद्धांतों का वर्णन हमें अंतर्राष्ट्रीय विधि में हस्तक्षेप के टॉपिक में मिलता है, जिसको मैं संभवतः नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ बताई गई बात आपको कम्युनिकेट हुई होगी और आप उसका लाभ उठाएंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रश्न है, कुछ और डिटेल चाहते हैं तो आप ग्रुप के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।